माँ का बलिदान। सागर बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, सागर के बेटे नितेश ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, दादी ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, नितेश ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ नितेश, क्यों चिल्ला रहे हो? सागर की पत्नी रेखा ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, नितेश ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? रेखा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सावित्री चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सागर बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसका ससुराल भी एक उच्च घराने में था, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को सागर की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। सागर को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सावित्री अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। सागर बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, सागर, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सागर ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो है, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं। तभी रेखा बोली, फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। रेखा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सावित्री ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सागर जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब सागर बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से सागर के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर आनंद ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों सागर, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर आनंद ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, रेखा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। चाचा ने सागर की ओर देखा तो सागर ने अपनी आंखें झुका ली। चाचा सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। आनंद दौड़कर सावित्री के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सावित्री की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा सागर, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, चाचा ने सागर को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सागर का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, सावित्री ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी
सास की करूपता पसंद नहीं है, समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना। चाचा ने रेखा की ओर व्यंग्य से देखा। रेखा निरुत्तर होकर सागर को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा सागर, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रेखा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम दोनों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। चाचा की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। आनंद ने सावित्री भाभी से कहा, सागर को तो काटो तो खून नहीं निकले। डॉक्टर आनंद जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो सागर को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सागर ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। रेखा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास से आंख मिलाए। सासू माँ ने रेखा की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सागर को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रेखा और बच्चों ने सावित्री के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। माँ ऐसी ही होती है।